हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन एम पर। ये मेरी दूसरी वीडियो है और आज से मैं भारतीय भूगोल की कक्षाओं का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को मानचित्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। आज से मैं डेली भारतीय भूगोल के बारे में मैं बताऊँगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं थोड़ा भारत के बारे में सूक्ष्म परिचय दे देता हूँ। भारत में मैप में सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी राज्य या स्थान की स्थिति हम दिशाओं के माध्यम से ही पता कर सकते हैं कि ये भारत के किस साइड में है, किस दिशा में है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम ये ऊपर उत्तर होता है और इधर ये पूरब दिशा होती है, और सबसे जो पूर्वी राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे इधर पश्चिम पड़ता है जो गुजरात पड़ता है आपका, सबसे पश्चिम में है भारत के। तो ये इधर जो राज्य है या दिशा है वो पश्चिम है, और सबसे नीचे दक्षिण दिशा है। तो भारत में सबसे उत्तरी जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर है, और जो सबसे दक्षिणी राज्य है वो कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणी जो राज्य है वो तमिलनाडु है, और जो सबसे पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, और जो सबसे पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है। तो सबसे पहले हम भारत की स्थिति ग्लोब पर जानेंगे कि क्या है। और भारत की स्थिति में हम 2 पॉइंट बताएंगे। एक तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है, और दूसरा हम ग्लोब पर इसकी स्थिति क्या है वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम महाद्वीप की बात करते हैं कि भारत की स्थिति जो है वो एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप, और एशिया में अगर बात करें तो दक्षिणी एशिया में भारत स्थित है। दक्षिण एशिया। तो हमने महाद्वीप की बात की कि महाद्वीप में एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है, और एशिया महाद्वीप की बात करें तो दक्षिणी एशिया में भारत आता है। वैसे दक्षिण एशिया में कुल 8 देश आते हैं, एक तो आपका भारत और 7 अन्य हैं। अब हम ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्लोब पर सबसे पहले हम देखेंगे कि अक्षांश के रूप में कि अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति क्या है, और दूसरा हम देखेंगे देशांतरी दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, ग्लोब है, और इसको 2 बराबर भागों में एक रेखा डिवाइड करती है जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भूमध्य यानी कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करने वाली रेखा भूमध्य रेखा। इसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा। और इसको इंग्लिश में इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ये भूमध्य रेखा जो है वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसके जो ऊपर का हिस्सा है उसको उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, और जो ये नीचे का हिस्सा है इसको दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो स्थित है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, यानी कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है जब हम अक्षांशीय दृष्टि से देखेंगे तब। और यदि हम देशांतरी दृष्टि से बात करें कि भारत कहाँ स्थित है, तो जिस प्रकार पृथ्वी को एक 2 बराबर भागों में भूमध्य रेखा डिवाइड करती है, उसी प्रकार एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इधर वाला हिस्सा पूर्वी गोलार्ध, और ये हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। पश्चिमी गोलार्ध। तो ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया।
यानी कि अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरी दृष्टि से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि ग्लोब पर स्थिति भारत की जो है वो कुछ इस प्रकार है, भूमध्य रेखा से उत्तर में और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उससे पूर्व में। तो भारत की स्थिति जो है वो पूर्व और उत्तरी गोलार्ध में आती है। ये आपका हो गया उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। यानी कि जो भारत स्थित है वो किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप कौन सा टिक करेंगे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। आइए अब हम थोड़ी सी चर्चा अक्षांश और देशांतरों के बारे में भी करेंगे। इसको ज़रा हम हटा दें यहाँ से। मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, ये ग्लोब है और ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और भूमध्य रेखा के समांतर जो क्षैतिज रूप में रेखाएं खींची जाती हैं उनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और ये उत्तरी ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा इनको आपस में मिलाती है उसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। और भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाएं, ये भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं खींची हैं, इनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा, ये पृथ्वी पर कुल 81 हैं। 0 डिग्री के उत्तर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं की बात करें तो पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और 0 डिग्री के उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं हैं और 0 डिग्री के दक्षिण में 90 अक्षांश रेखाएं। तो 90 उत्तर में हो गई और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण में हो गई, और 1 0 डिग्री। तो कुल मिला के जो अक्षांश रेखाओं की संख्या हुई वो 181। इसी प्रकार यदि हम देशांतर रेखाओं की बात करें, देशांतर रेखा, तो आपको पता है कि पृथ्वी गोल है और कोई भी जो गोल वस्तु होती है वो 360 डिग्री की होती है, क्योंकि देशांतर रेखाएं 1 डिग्री पर खींची गई हैं। इससे देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360। अब हम भारत को देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। ये 0 डिग्री है। यहाँ पर आप भारत में देख रहे होंगे, ये जो मैंने डॉट डॉट एक लाइन क्षैतिज रूप से खींची है, इसको कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और इसको भूमध्य रेखा के उत्तर में है इसलिए इसको 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। और इसी प्रकार 23.5 अंश दक्षिण में भी एक रेखा है जिसको 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश। इसको जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। और जो दक्षिण में स्थित है उसको मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, यदि हम मुख्य भूमि से बात करेंगे, यानी कि भारत का जो मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी स्थान है उसको कन्याकुमारी बोलते हैं। यदि हम मुख्य भूभाग की बात करें कि अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का, तो जब हम 0 डिग्री ग्लोब पर 0 डिग्री
से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ जो ये कन्याकुमारी का स्थान है, मुख्य भूभाग से ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जब भूमध्य रेखा से हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो एक अक्षांश रेखा जो पड़ेगी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, वहाँ से हमारा भारत स्टार्ट हो जाएगा। मुख्य भूभाग की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद जब हम कर्क रेखा को क्रॉस करते हुए जाएंगे और यहाँ जम्मू कश्मीर पहुँचेंगे तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं 23.5 अंश, जिसको बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे मुख्य भूभाग से तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम देशांतरी विस्तार देखेंगे भारत का कितना है, तो इसको ज़रा हम साफ कर देते हैं। ये पृथ्वी है मान लीजिए, और जिस प्रकार पृथ्वी को 2 बराबर भागों में एक अक्षांश रेखा डिवाइड कर रही थी, उसी प्रकार एक देशांतरी रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर। और ये कहाँ से गुजरती है? तो ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। इसके जो इधर का हिस्सा है उसको पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया पूर्वी गोलार्ध, और ये जो हिस्सा है वो पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात से एक देशांतरी रेखा गुजरती है जिसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट, क्योंकि ये देशांतर रेखा के पूरब में स्थित है। यानी कि यहाँ से जब हम 0 डिग्री से पूरब में चलेंगे ग्लोब पर, तो जब 68 रेखाएं क्रॉस करेंगे तब जाके भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है यानी कि गुजरात वो पड़ेगा। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि 0 डिग्री के पूरब में स्थित है इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से सबसे पूर्व में जाएंगे तो आपका राज्य पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो देशांतरी रेखा है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये तो था अक्षांशीय विस्तार। अब हम देशांतरी विस्तार की यदि बात करें, देशांतरी विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आपकी स्थिति है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ग्लोब पर इसकी स्थिति उत्तर में है इसलिए। और देशांतरी विस्तार की यदि बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद हम भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे।
भारत यदि हम उत्तर से दक्षिण देखें, इसका विस्तार कितना है? उत्तर यानी कि जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में आएंगे तो तमिलनाडु। जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में इसका विस्तार 3214 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण भारत का जो कुल विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। और यदि पूरब से पश्चिम की बात करेंगे, यानी कि सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। तो यदि हम बात करें कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक इसका विस्तार कितना है भूभाग का, तो पूर्व से पश्चिम जो इसका विस्तार है वो 3233 किलोमीटर है। 3233 किलोमीटर। और इसका जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल की यदि बात करें, भारत का कुल क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि हम भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखें तो 3214 किलोमीटर है, और यदि पूरब से पश्चिम विस्तार देखें तो 3233 किलोमीटर है। यदि हम भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें, जिसमें मुख्य भूभाग और द्वीप सब शामिल है, यानी कि मुख्य भूभाग और द्वीपों का यदि हम क्षेत्रफल कुल मिला लें तो क्षेत्रफल जो भारत का हो जाएगा वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। सबसे पहले कर्क रेखा की बात करते हैं। अभी हमने बताया कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, और भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हम देखते हैं यहाँ पर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, इनको क्रम से देखते हैं। तो सबसे पहला है गुजरात। उसके बाद गुजरात के पूरब में बढ़ेंगे तो राजस्थान आएगा। तो दूसरा राज्य कौन सा हुआ? राजस्थान। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश। तो तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश। उसके बाद चौथा राज्य यहाँ गुजरात। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे राजस्थान के पूरब में बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के पूरब में बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा छत्तीसगढ़। तो चौथा राज्य जो हो जाएगा वो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के पूरब में बढ़ेंगे तो आएगा झारखंड। तो पांचवा राज्य हो जाएगा झारखंड। और छठा, तो पांचवा जो राज्य है वो आपका झारखंड है, और झारखंड के जैसे पूरब में बढ़ेंगे तो आपका पड़ेगा पश्चिम बंगाल। तो छठा राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद पश्चिम बंगाल के पूरब में आपका देश पड़ता है ये कि बांग्लादेश, और बांग्लादेश के पूरब में ये है त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो सातवां हो जाएगा त्रिपुरा, और आठवां राज्य मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले आपका गुजरात पड़ेगा, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें से
सबसे ज़्यादा अगर देखें विस्तार कर्क रेखा का तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक इसका विस्तार है। यानी कि कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम विस्तार देखें तो राजस्थान में, सबसे कम। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि भारत से कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है और किन किन राज्यों से नहीं गुजरती है, और सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है और सबसे कम विस्तार किस राज्य में है। तो ये याद रखने योग्य बातें हैं। अब इसमें देखते हैं जो झारखंड की राजधानी रांची है, रांची ये झारखंड की राजधानी है, ये कर्क रेखा पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? तो रांची। कर्क रेखा पर स्थित है। ये किसकी राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी है। और कर्क रेखा के सर्वाधिक पास शहर कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल, और दूसरा गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गांधीनगर, ये दो राज्य ऐसे हैं, गांधीनगर और भोपाल, जो कर्क रेखा के सर्वाधिक पास स्थित है। और यदि बात करें कि कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है, तो झारखंड की राजधानी रांची, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। अब हम भारतीय मानक समय रेखा की बात करेंगे। भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरी है। ये देख पा रहे होंगे आप, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारत के बीचों बीच से गुजरी है। और भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर को ही माना गया है, क्योंकि ये बीचों बीच से गुजरी है, जिससे कि भारत के समय में ज़्यादा डिफरेंस ना आए। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो पूरब में अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद उसके 2 घंटे बाद गुजरात में होता है। यानी कि यदि हम भारत में बात करें अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ गुजरात की, तो इनके समय में 2 घंटे का अंतर आता है। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, समय रेखा, जैसा कि अभी हमने बताया कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है, उसी प्रकार जो भारतीय मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों, कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो सबसे पहला आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। दूसरा जो है मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उसके दक्षिण में जैसे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद फिर यहाँ छत्तीसगढ़। तो तीसरा जो राज्य हो जाएगा वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, और चौथा जो राज्य है छत्तीसगढ़ के बाद फिर आएगा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ के बाद फिर उड़ीसा, और उड़ीसा को ओडिशा बोलते हैं। और पांचवा जो आपका राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, या कभी कभी ये पूछ लेता है कि यहाँ कौन सा राज्य है जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और
गुजरात में जो 2 घंटे का समय अंतराल आता है वो किस प्रकार से आता है? भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। यानी और यदि हम 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस करेंगे तो लगभग में 29 देशांतरों की संख्या यहाँ पर निकल के आएगी। हम यहाँ पर 29 पॉइंट न लेकर पूरा 30 देशांतर यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं। यानी कि यदि हम 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस करेंगे तो 29 पॉइंट कुछ करके आएगा। उसमें से हम पूरा 30 मान लेते हैं कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 30 रेखाओं के मध्य है। और आपको पता है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमती है, यानी कि पृथ्वी को 360 देशांतर घूमने में 24 घंटे लगते हैं। तो 360 देशांतर पृथ्वी जो है 24 घंटे में घूमती है। अब हम 24 घंटों को जो इनको मिनट में चेंज करेंगे तो 24 घंटे अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 24 गुणे 60 और ये आएगा 1440 मिनट। यानी कि 360 देशांतर रेखाओं को पृथ्वी 1440 मिनट में घूम पाती है, 360 देशांतर को। तो यहाँ से हम 1 डिग्री देशांतर रेखा 1 डिग्री देशांतर निकालेंगे तो 1440 बटे 360। अब इसको हम 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से काटेंगे इसको तो 12 तिया 36 और 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 3 चौके 12, यानी कि 1 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा 4 मिनट, यानी कि 1 देशांतर घूमने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। और 97 से यदि हम 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस करेंगे तो हमने बताया कि 30 देशांतर इनके बीच का विस्तार आएगा। तो हम 30 देशांतर के मध्य मान निकालेंगे। यहाँ से 30 गुणे 4 करेंगे तो ये आएगा 120 मिनट। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। तो इससे पता चलता है कि यदि हम 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट माइनस करेंगे तो यहाँ से कुल जो समय का डिफरेंस आएगा वो 2 घंटे आएगा। इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है और यहाँ शाम अरुणाचल प्रदेश में पहले हो जाती है गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले। और भारत का जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना गया है, क्योंकि ये बीचों बीच से गुजरती है और जिससे कि भारत का समय है उसमें काफ़ी अंतर नहीं आएगा, इसलिए भारतीय मानक समय रेखा 82.5 ही माना गया है। आज इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। इसके अगले वीडियो में भारत का स्थलीय विस्तार, स्थलीय सीमा की लंबाई और तटीय सीमा की लंबाई और कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और किन किन राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों से स्पर्श करती है और किन किन देशों से जलीय सीमा स्पर्श करती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।